बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज गज़ा पे इसराइल के हमले को 1 महीना हो चुका है और इसमें जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं उनकी तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान की सियासत की तरफ अगर आएँ, आपने देखा होगा कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे। इस बारे में जितने भी शुकूक व शुबहात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। शुकूक व शुबहात के ऊपर क़तई तौर पर कोई बात नहीं होगी। और इस ऐलान के बाद जो है और इस क्लैरिटी के बाद, इस इबाहम के बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो भी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 53,000 पॉइंट्स आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर उसका कारोबार हुआ है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी बात है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम को और जो ताजिर हैं या तजारत करने वाले या बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे और ये सियासी बेयकीनी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब आज अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का भी रब्ता हुआ है। उन दोनों रहनुमाओं ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि रियासत को बचाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। बिलावल साहब का थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, गो कि उन्होंने तरदीद की कि हाल ही में ये हुआ है, आज ये राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में होने वाले इस राब्ते में मुलाकात का इम्कान भी बताया गया है। और अगर ये मुलाकात होती है रियासत को बचाने के लिए, तो क्या हम ये समझें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। आपने देखा है कि जब से इंतखाबात की ख़ास करके ख़बरें आई हैं उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स बढ़ गए हैं। 14 जो है वो शहीद हुए गवादर के अंदर, उसके साथ साथ डेरा इस्माइल ख़ान में टारगेट अटैक्स हुए हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, पुलिस के ऊपर हुए हैं। और इसी तरह जो मियांवाली का बेस था, एयर बेस है, उसके ऊपर जो हमला हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो इंतहाई गैर मामूली वाक़या है जिसमें कि 9 दहशतगर्द मारे गए थे। उसमें एक बहुत हैरानकुन इंकशाफ आज ये हुआ है कि जो असलहा वहाँ पर पकड़ा गया है या जो लेके आए थे वो अमरीकी साख्त का असलहा जो है वो वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये मामला किस तरफ जाएंगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब अब इंतखाबी मैदान में कह रहे हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, किस तरह से लेंगे इसके ऊपर भी बात होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका और मौजूदा जो रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ फवाद चौधरी साहब जो कि IPP में चले गए थे लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया है, और दूसरी जानिब असद कैसर साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आई है और कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी जो हैं वो अमल में आ सकती हैं। ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साइफ़र केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, उनकी जो पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचने की इत्तलात हैं, अभी पहुँची नहीं है मगर पहुँच सकती है, और क्या उनको वहाँ पे रिलीफ मिल सकता है, ये बहुत अहम होगा देखना। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब हामिद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लिए आइन के हवाले से और क़ानून के हवाले से बहुत मोतबर, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी नई किताब भी बल्कि आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन पे के हवाले से, बहुत बहुत उसको भी हम पढ़ेंगे भी और इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और लाहौर गुजरांवाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब भी थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले खान साहब आपके पास आती हूँ, ये जो आपने देखा कि 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से इबाहम ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, मियाँ बीवी आपस में बात कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए जो है ये बात हुई। मार्केट ने आज अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस पूरे फैसले को। आपको क्या लगता है कि अब इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या कुछ करना अभी भी बाकी है? देखिए, बात यह है कि पहले ही बात तो ये कि ये इंतखाबात से बहुत पहले होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम आइन की जो आइन के ने उसमें कहा हुआ है आर्टिकल 48 में, उसमें 90 दिन में होने चाहिए थे इलेक्शन, और वो 90 दिन तो मेरे ख्याल में आज या कल में ख़त्म हो गए, तो ये हो जाने चाहिए थे। उससे पहले ये मसला आया है कि आइंदा से आइन में दी हुई टाइम लाइन्स जो हैं उसकी कोई किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की जाएगी, जो कि एक बहुत
ख़तरनाक बात है और अफसोसनाक बात है इस लिहाज से कि आइन के जो वक्त की उनकी जो दरकार होते हैं कानून आइन के मुताबिक जो काम जिस वक्त में होने चाहिए उसी वक्त में होने चाहिए, वरना सारी चीज़ जो है उससे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये 90 दिन के लिए केयर टेकर हुकूमतें बनती हैं, वो 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। तो नतीजतन हमने अब जो हुकूमत है मसलन वफाक की आपने केयर टेकर बनाई है, वो तो अब 90 दिन उसके पूरे हो गए, अब जितने दिन भी वो जाएगी वो गैर आइनी होगी। इस तरह से यही सूरत हाल सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब में तो पहले से ही है और केपी में पहले से ही है। तो इस साल में जो हमारे सामने सूरत सामने आई है कि जो आइन की दी हुई वक्ती ज़रूरियात हैं उसको हमने बिल्कुल पसे पर्दा डाल दिया। तो आप इसमें, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, मगर जो बात आपने देखी सुप्रीम कोर्ट से जो हुक्मनामा आया उसमें तो सदर साहब के हवाले से भी ये बात कही गई है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आइन के मुताबिक ऐलान करते तारीख का। तो आप भी समझते हैं कि उनको कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए था, उनकी बहुत बड़ी गलती थी, कोताही थी, और ये तो वही बता सकेंगे। और बहरहाल तारीख इन चीज़ों को माफ़ नहीं किया करती, क्योंकि वो अपना अगर फ़र्ज़ अदा कर देते कि 9 अगस्त को उन्होंने असेंबली की रेजोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर था, तो उन्हें साथ ही हुक्म देना चाहिए था कि फ़लाँ तारीख को जो है इलेक्शन होंगे, जो उन्होंने नहीं किया। सो आइन की खिलाफ वर्जी करने में वो भी बिल्कुल उसी तरह से शामिल है जिस तरह से और लोग शामिल हैं। लेकिन देखिए ये अफराद की बात नहीं है, ये आइन तो हम सब का एक कॉमन दस्तावेज़ है, जिसकी अगर हम इज़्ज़त नहीं करेंगे, उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, तो सारी कौम उससे सफ़र करेगी ना, क्योंकि यही तो गाइडलाइंस है। बिल्कुल खान साहब, और इसमें एक और, चूँकि उसकी तहरीरी हुक्मनामा आपने पढ़ा होगा, मीडिया के हवाले से अलग है और उस पर बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तो बेयकीनी को ख़त्म करना था। लेकिन जो गैर आइनी उन्होंने अदम एतमाद के दौरान सदर मुमलिकत के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, या जो हुक्मनामा है कि उस वक्त वो गलत हुआ था कि गैर आइनी इक़दाम उस वक्त भी किया था कि असम्बली को बर्खास्त करने के जो उसके फ़ैसले की तौसीक सदर साहब ने कर दी, उन्होंने गैर आइनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो था। तो आप समझते हैं कि ये भी एक काफ़ी सेटबैक है अगर देखा जाए तो सदर अलवी के लिए? बिल्कुल ठीक है, वो भी गलती थी उनकी, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजोल्यूशन का एडवाइस नहीं दे सकते, और सदर नेचुरली नहीं कर सकता। वो ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त कर दिया था। बात यह है कि वो अगर गलती थी वो तो दुरुस्त हो गई, यहाँ पर नहीं हुई। अब इसको कैसे दुरुस्त करना है आपके ख्याल में? अब देखिए ना, इसमें दोनों चीफ जस्टिस के सामने ये केस था जी। जब ये रेजोल्यूशन हुई है तो उसी वक्त ये केस फाइल हो गया था कि अब 90 दिन के अंदर तारीख दी जाए, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो इससे पहले चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने वो केस लगाया ही नहीं। ये बाद में आके इनके भी आने के कोई 1 महीने के बाद ये केस फिक्स हुआ, तो तकरीबन 2.5 महीने तो गुजर गए थे असेंबली की रेजोल्यूशन को पेश से कि ये केस अदालत में लगता। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि जाओ सदर से भी पूछो, ताकि सदर की भी इससे मुशावरत शामिल हो जाए। उस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ है वो मैं यही कहूँगा कि वो आइन के बरक्स था। आप क्या कहेंगे खुर्रम साहब, क्योंकि जाहिर है कि एक आइनी पोजीशन तो थी, लेकिन हमने देखा कि सियासी जमातों को जो किरदार अदा करना था इंतखाबात को वक्त पर करवाने के लिए वो उन्होंने भी नहीं किया, और ख़ास करके PMLN के ऊपर तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो जिस तरह से पहले, यानी कि जब खान साहब की हुकूमत थी, इंतखाबात करवाना चाहते थे, उस सूरत के साथ या उस तेज़ी के साथ वो उन्होंने डिमांड नहीं किया कि अभी इंतखाबात वक्त पर हों। जी, ये सब आज जिस मुश्किल का हमें सामना है और एक आईनी पेचीदगी का सामना है, ये तो उस भयानक हाइब्रिड निज़ाम की मीरास है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं।
क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो गया और ये हामिद खान साहब माशाल्लाह बहुत कानून के गहराई से वाकिफ है। फैसला ये करना है कि कानून का इतलाक किस दिन से होगा, क्या 10 अगस्त 2023 से होगा या 9 अप्रैल 2022 से होगा या 28 जुलाई 2017 से होगा जिस दिन नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, या 2013 से होगा। तो ये सारे इश्यूज हमारे सामने हैं और इनका जो असल हल है, एक तो दो बातें हमारे सामने, बजाय ये कि हम इस पर बहस करें माजी के ऊपर। एक तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम मिलकर ये जो आने वाले इंतखाबात हैं इंशाअल्लाह 8 फरवरी के, तमाम सियासी जमातें, कानूनदान इस बात को यकीनी बनाए कि ये इंतखाबात सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों और उस तरह के इंतखाबात ना हो जो हमने डस्का में देखे थे, जहां 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए गए और इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की गई। उस तरह के इंतखाबात ना हो जिस तरह 2018 में हुए थे कि RTS बिठाकर अपनी मर्जी के नतीजों का ऐलान किया गया। उस पर भी तो कानून का इतलाक होता था ना, लेकिन नहीं हो सका। तो लिहाजा अब हमारे पास अगर बाजी से हमने कोई सबक सीखना है वो यही है कि एक तो इंतखाबात सही मानों में साफ, मगर खुर्रम साहब कैसे, दूसरा एक बात बड़ी अहम है जी, दूसरा ये है कि जो भी आने वाली पार्लियामान है जिसे पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे, उन्हें ये स्केड्यूलिंग के हवाले से एक कहीं ना कहीं इसको दुरुस्त करने के लिए और इसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी लाने के लिए कानून साजी करनी होगी अवाम के नुमाइंदों को। इस दफा ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ इस वजह से हुआ कि जो सेंसस की जो आईनी शिक है वो क्लैश हुई इंतखाबात की तारीख वाली आईनी शिक से, और इस पे फिर हम सबकी दो राय हो सकती हैं कि जी किसको फौकियत मिलनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी चूंकि सेंसस के नतीजे में बुनियाद है वो इंतखाबात होने की, तो अगर उसके नतीजे में दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई तो वो इंतखाबात वो किस काम के हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, जो भी सेंसस हो उसके ऊपर आपको 90 दिन में इंतखाबात करा देने चाहिए। तो लिहाजा आने वाली पार्लियामान के सामने कानून साजी का एक चैलेंज है कि इस सारे मामले को, ताकि ये दोबारा ना हो सके और हम एक अवाम, जिसने हम देखा ना जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी आई तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड सतह क्रॉस कर गया। तो अगर इस तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और फिर मुआशी जो एतमाद है वो भी बहाल हो। अब इसी में मैं ये भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि ये बीच का जो टाइम था इसके अंदर डायलॉग की भी बात हुई थी, आप कह रहे हैं कि उसको यकीनी भी बनाना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, आप 2018 में ये शिकायतें जो आप कर रहे थे आज वो तहरीक इंसाफ वो शिकायतें कर रही है। मसला असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लेना, चले फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में नहीं थे मगर जिस तरह से उनके मुंह पे कपड़ा डाल के और उनको लाया गया है, मतलब आपका ख्याल है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? और अगर इसके बाद ऐसे इलेक्शन होंगे तो क्या गारंटी है कि 2024 के अंदर वो सूरत हाल ना हो जो 2018 के इंतखाबात के बाद हुई थी, यानी उसी तरह की सूरत हाल होगी दोबारा? लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमसे तो 2002 में भी छीन लिया गया था। उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि नवाज शरीफ और उस वक्त बेनजीर भुट्टो भी बाहर थी, तो ये इलेक्शन कैसे हो रहे हैं जिनमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2008 में भी किसी ने सवाल नहीं किया कि नवाज शरीफ क्यों बाहर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर हो सकते हैं, तब भी हो गया इलेक्शन। इसी तरह 2018 में भी किसी ने छोड़ नहीं डाला कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और हमें मालूम था कि सख्त तरीन हालात हैं, लेकिन हमने उसका सामना किया। और आज भी जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेदारी और इसके सवालात जो हैं वो बराह रास्त निगरान हुकूमत से करने के हैं, उनके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे हैं, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं 9 मई के हवाले से भी। और जैसे अब साइफर का केस है जिसकी डिस्कशन आपने की, अब इमरान खान, अब वो जो केस की जो मुज़मरात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि उनके पास कौम की एक अमानत थी जिसमें उन्होंने खयानत की। उनसे उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड है पब्लिकली, ये तो अब मामला हो गया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो पता चलेगा ना खुर्रम साहब। उनके जवाबात उनको देने हैं। अगर उनसे इस तरह की जब अमानत में खयानत के सवालात होंगे और उसके जवाब तलब किए जाएंगे तो उसका लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो पता चलेगा ना। अब ये पहले आप इल्जामात अदालतों पे लगाते थे, अब दूसरी तरफ से अदालतों पे इल्जामात लग रहे हैं। पहले आप सियासी इंतकाम की बात करते थे, अब वहां सियासी इंतकाम की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी, सर पीपल्स पार्टी भी चले, तहरीक इंसाफ को तो आप कहते हैं कि आपके हरीफ है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग। जी, हमें ये जो मॉरल इक्विवेलेंस है ना, ये जो अखलाकी बराबरी
कि सबको एक ही तराजू में तोलकर आपने कह दिया जी कि ये तो वैसा ही केस है। मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड पे 9 मई नहीं है। हमारे कायद को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक नहीं 3 दफा। हमारे दर्जनों कायदीन को बगैर सबूत और शवाहिद के 22-22 महीनों में जेलों में डाला गया। हमने पाकिस्तान का एक गमला भी नहीं तोड़ा, बजाय ये कि हम जाके दफाई तंसीबात को आग लगाते, या हम जाके रेडियो पाकिस्तान को आग लगाते, या हम जाके वहां 150 जानवरों को जला देते पेशावर में। हमने तो पाकिस्तान के किसी फूल की पत्ती को भी नहीं जलाया। ये फर्क है ना, जो सियासी जमातें हैं, जिनका जो सियासी कॉन्डक्ट है, जमहूरी कॉन्डक्ट है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को अपने आप को उस सियासी जमहूरी आईनी तहफ्फुज़ से बाहर निकाल दिया अपने तशद्दुद की पॉलिसी से। अच्छा, तो लिहाजा ये फर्क है, जब आप लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात करते हैं तो फिर उनको 9 मई का जवाब देकर फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना पड़ेगा। ठीक बात है। अब ये तहरीक इंसाफ के जो आमलन जो बहुत ज़्यादा यानी एक्टिव लोग हैं उनसे तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कानूनी और आईनी हैसियत में क्या सूरत हाल आगे इलेक्शन से पहले बन सकती है, खान साहब से भी सवाल पूछेंगे और कायरा साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हामिद खान साहब हैं, कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया और खुर्रम दस्तगीर साहब हैं। हामिद खान साहब, अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, उसके बाद ये है साइफ़र के केस में तो आप शायद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि एक आपकी जो अपोजिशन है वो इसी केस को आगे लेके चलती है कि 9 मई इससे पहले जैसे वाक़यात पहले किसी पार्टी ने नहीं किए। देखिए, ये बात एक इल्ज़ाम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन भी की, उसमें कहा था कि एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर करें जो जुडिशल इंक्वायरी करे कि हुआ क्या 9 मई को। देखिए ना, ये बहुत बड़े वाक़यात हैं। अब उसका एक ही पार्टी पर ब्लेम कर देना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एविडेंस अवेलेबल है। एक दफ़ा आप उसका पूरी तरह से जायज़ा तो लें, कौम को पता तो चले कि उस दिन हुआ क्या है। बिल्कुल। अब वो एक वर्जन है जो चल रही है। अगर आप प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी करा लेंगे तो फिर जो लोग वाकई कसूरवार हैं उनको किसी तौर पे बख्शना नहीं चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल वर्जन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, जबकि उस दिन कुछ अगर वर्कर्स गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, अब उनके साथ कौन और शामिल हो गए हैं, किस तरह से वो वाक़यात हुए हैं, ये बातें जो समझने के लिए इसकी छानबीन ज़रूरी है, इंक्वायरी ज़रूरी है जी। तो ये साइफर के इशू पे भी आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है खान साहब को, क्योंकि आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं कि वहाँ जाना है आपने सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मेरे ख्याल में तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो साइफर रूल्स के मुताबिक तो मेरे नज़दीक ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन बहरहाल ये तो अब अदालत के सामने मामला है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। और इसको देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है ना, अभी कायरा साहब भी हमारे साथ है। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को भी तो कोई जलसा वलसा या कोई ऐसा नहीं, या लीडरशिप मौजूद नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है सब। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तब होता है ना कि वो भी मैदान में होती है और भी होती है, उसको कुछ डिसएडवांटेज में रखा जाता है, उनको एडवांटेज में रखा जाता। तो शायद इस हद तक इनका कहना खुर्रम साहब का दुरुस्त हो कि 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, लेकिन प्लेइंग फील्ड तो था उनके लिए। वो कम से कम कैंडिडेट फील्ड कर सके थे। वो ठीक है, उनके जो सबसे बड़े लीडर थे वो कैंपेन नहीं कर सके थे, लेकिन बाकी लीडरान ने सबने कैंपेन की है। बिल्कुल। आज जो सूरत हाल पीटीआई में है उसका तो कोई तरह से प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। कोई लीडर कहीं बाहर निकल नहीं सकता। सारी की सारी लीडरशिप जो है वो अंदर है, सारे के सारे कारकुनान अंदर हैं या अंडरग्राउंड हुए, तो वो तो या उन्होंने अपनी वफादारियां बदलनी है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। कायरा साहब, अब आपके यहाँ भी आज जो हमने खबर सुनी कि जरदाई साहब का और मियाँ साहब का राब्ता हुआ, फिर बिलावल साहब ने कहा नहीं कुछ दिन पहले हुआ था, वो ताज़ा खबर नहीं है। क्या आपके यहाँ भी 2 कैंप्स हो गए हैं कि एक खबर देता है कि मुलाकात हुई या मुलाकात का इम्कान है और रियासत बचाने के लिए मिलेंगे, दूसरा कैंप कहता है कि जी नहीं अभी मुलाकात नहीं, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो असल खबर क्या है सर, हुई है बात कि नहीं? मुझे नहीं पता आपको किस कैंप ने खबर दी है और कौन से आपके जराए हैं। जराए चल रहे हैं सर सब तरफ। कौन है जराए? मुझे नहीं पता। पहले खबर जराए से ही, पीपल्स पार्टी के जराए से ही चली है टेलीविजन चैनल। मैंने किया ना कि जराए का नाम नहीं है, जराए सिर्फ आपके हैं। ठीक। और जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस बात की
तरदीद कर दी कि एक मौजूदा कोई मुलाकात या खबर ऐसी बात नहीं हुई कि जब मियां साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त मियां साहब को वेलकम करने के लिए, उनको नेक ख्वाहिशात के लिए बिल्कुल फोन पे बात हुई जरदारी साहब की उनसे, और वो एक वेलकमिंग बात थी। और हम आपस में कोई दुश्मन नहीं है, हम इत्तेहादी हैं, कल इत्तेहादी थे, आज हम अपने अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद फिर हमने असेंबलियों में बैठना है, और माजी के जो तलखियां और एक दूसरे से दुश्मनी के रवैये थे उनको दफन किया है। तो उसमें ये जो इस तरह की कोई गुफ्तगू है, कोई टेलीफोन है, कोई मुलाकात है, ये होती रहनी चाहिए। हाँ, आसिफ जरदारी साहब की और मियां साहब की, जिस दिन मियां साहब तशरीफ लाए हैं, ये उन दिनों में जरदारी साहब की उनकी खैर मख्तमी, वेलकम करना, उनको खुशामदीद कहना, नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना, इस हद तक जरूर बात हुई। अच्छा, मगर उन दिनों भी फिर जब बहुत ज़्यादा बिलावल साहब ने कहा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर हाथ जब उनके, मतलब अब हम ये समझ लें कि अब हाथ खुल गए हैं क्योंकि उस वक्त बात हुई थी, अब कोई बात नहीं है, या हाथ अभी भी बंधे हुए हैं? देखिए कायरा साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN दो जमातें हैं, हलीफ भी रही हैं और एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी भी कर रही हैं, तो कन्फ्यूजन तो मौजूद है। आज भी आप देखें कि शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उधर से मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कन्फ्यूजन बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। रियासत बचाने के लिए कैसे किरदार होगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत अहम है और आप सीनियर रहनुमा, इस पे जरा फरमा दीजिए। अच्छा, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए या समझने दीजिए कि आप हमसे क्या तवक्को करते हैं। क्या हम आपस में दस्तो गिरबान हो जाएं, ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल है कि हम आपस में शीरो शकर हो जाएं, जिस तरह हुकूमत में थे इस तरह इकट्ठे हो जाएं। और तीसरी सूरत यह है कि हम इश्यूज के ऊपर एक दूसरे का इख्तलाफ करें, अपने अपने मुस्तकबिल के प्लान्स लोगों से शेयर करें, अपने माजी के किस्से लोगों को बताएं कि हमने माजी में हुकूमतों में थे, हमने क्या अचीव किया। मुस्लिम लीग अपना बताएगी, JUI अपना बताएगी, PTI अपना बताएगी। तो ये तीन प्रपोजिशंस हैं। आप हमसे किस प्रपोजिशन की तवक्को कर रहे हैं? नंबर 1 कि क्या हम आपस में शीरो शकर हो जाएं, वो इस वक्त मुमकिन है कि हमने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। क्या हम आपस में दस्तो गिरबान हो जाएं माजी की तरह? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा यह है कि इलेक्शन के माहौल में थोड़ी बहुत तरह कुछ लोगों को जरा जोशे बयान भी होता है, गुफ्तगू में तल्ख बातें कर देते हैं और अपनी अपनी बातें भी करनी है। दूसरे को, हमारे यहाँ एक रिवाज रहा कि हम दूसरे को कंडेम ज्यादा करते हैं, अपनी कारकर्दगी कम बताते हैं। अच्छी बात आपने की कायरा साहब, रियासत बचाने के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक जो है ये खुश आइंदा है। आपके लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बड़ा अच्छी बात है ये। शायद हम जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ पे इस तरह की पॉलिटिक्स बड़े अरसे पहले ख़त्म हो चुकी है या कभी शायद थी ही नहीं। मगर अब ये रियासत बचाने की तरफ क्या इशारा हम समझे, कैसे मिलकर काम? जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं ना, होता पता क्या, हमारा अनफॉर्चुनेटली ना सारी कौम का मिजाज, मेजोरिटी का, खान साहब जैसे संजीदा लोग भी हैं, लेकिन मेजोरिटी का मिजाज, ऐसे लोग बड़े कम हैं। जिस तरह हामिद साहब ने कहा, मुझे बहुत एहतराम है इनका, बहुत सारे इश्यूज पे इख्तलाफ भी होता है, लेकिन देखें ये जुर्रत वाली बात होती है। उन्होंने बाकायदा कहा, वरना इनकी जगह कोई मेरे जैसा बंदा बैठा होता इनकी जमात का, तो वो कहता जी नहीं हुआ ही कुछ नहीं, फला नहीं हुआ। उन्होंने कहा बड़ा संजीदा इश्यूज है, मुतालबा एक है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप भी इससे इनकार नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। ऐसी ही सोच प्रिवेल करनी चाहिए। वरना हमारे मुल्क के अंदर पिछले को 10-12 सालों में जब ये जो मीडिया एंड देन सोशल मीडिया जब इसकी भरमार हुई है, तो जो आगाज में आप लोग आए थे उस वक्त एक संजीदा डिबेट थी। अब आस्ता आस्ता इसके ऊपर इकोनॉमी डोमिनेट कर गई है, रेटिंग डोमिनेट कर गई है और सोशल मीडिया में मुगलजात डोमिनेट कर गई है। ऐसा मीडिया जो किसी के काबू में नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो कहे जा रहा है। अभी इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा और उसके नतीजे में होता क्या, हम एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं, ठीक बात, में बहुत तलखियां ला रहे हैं। जी हाँ, उसका ना तो सोसाइटी को फायदा है ना पॉलिटिक्स को फायदा है। और हाँ, सियासत के अंदर भी कुछ लोगों का ये मिजाज है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमें पाकिस्तान को रियासत बचाने के लिए जो काम करने की जरूरत है, नंबर 1 कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो गए, एक क्रेडिबल इलेक्शन की बुनियाद रखी जाए, तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन और तमाम बिल्कुल, ये इस बात की एक छोटी सी गुजारिश, इस बात के लिए एक सीरियस एफर्ट करें कि लोगों को अगले इंतखाब के ऊपर उनका यकीन आ जाए। तो और दूसरी बात,
उसके बगैर। कायरा साहब, मैंने ब्रेक भी लेनी है और खुरम साहब भी सुन रहे हैं। जो आपने बात की ये बड़ी खूबसूरत बात है और इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे यहाँ नफरतें बिकती रही हैं, नफरतें बेची जाती रही हैं, मीडिया में भी, सियासत में भी। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि ये नफरतें हमारे यहाँ भी बेचने का रिवाज है, लोग उसको बड़े शौक से सहाफत में भी है, ऐसी बात नहीं। आपके अंदर भी बहुत सारे बहुत है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सैनिटी को प्रिवेल करना है, सैनिटी को प्रिवेल करना है ना। मैं खुरम साहब, ये आपके दिल के करीब इशू है, आपके भी और हामिद खान साहब के भी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि ये जो एक सोसाइटी के अंदर एक वावेला है, इसको और एक नफरत बिक रही है, तकसीम बिक रही है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? इलेक्शन से पहले इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम साहब, आपने बात सुनी कायरा साहब की भी कि अब तकसीम में से, नफ़रत में से निकल के हमने किस तरह से आगे का रास्ता बनाना है। और जो लोग पावरफुल होते हैं, मतलब अगर आपकी जमात इस वक्त पूरे तरह से उसके पास फील्ड है तो वो क्यों नहीं रास्ता बना सकती दूसरी जमात के लिए कि उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या प्लेइंग फील्ड मिले? ये तो इसलिए अगर आपने बाकी कौम की तरह गौर से मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की जो तकरीर थी वो सुनी हो, तो उसमें तो कोई नफरत का लफ्ज नहीं था, किसी को रुलाने का लफ्ज नहीं था कि मैं इनको रुलाऊंगा या मैं इनको जेलों में घसीटूंगा या मैं इनको इनके एयर कंडीशनर उतरवा दूंगा, मैं इनके खानदानों को तंग करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है और सबको साथ लेकर चलने की बात की है। लेकिन जो हमें एक हालिया माजी में जब नवाज शरीफ को गिराने के लिए एक नया हाइब्रिड निजाम जो कायम किया गया था, जो सामने आया, उसके जो अभी तक असरात हैं वो बाकी हैं। और हम ये गैर हकीकी होगा कहना कि जी चूंकि अब वो अगर उनका जो बनाया हुआ सनम था वो अब नहीं रहा तो वो जो हाइब्रिड निजाम है वो खत्म हो गया। तो लिहाजा असल चैलेंज जो सियासी जमातों के सामने है वो ये है, इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, एक तो जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन की निगरानी करें, उसको तजावीज भी दें, उसको मॉनिटर भी करें कि इलेक्शन सही हो, नंबर 1। दूसरा ये है कि इलेक्शन के बाद जो पार्लियामान सामने आएगी उसके सामने ये मफाहमत का बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़े इस्लाहात का एजेंडा। एक चीज जो हम सबको अब समझ आ रही है जी, उसमें हामिद खान साहब भी शामिल हैं और कायरा साहब भी शामिल है कि हमारे जो कवानीन और प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आइन के हैं या कानून के हैं, वो नहीं चल रहे, वो हमारे रास्ते में रुकावटें बन रहे पाकिस्तान की आगे लेकर जाने में। उसमें चलाने वालों की भी जो है वो बदनीयती शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस सारे जो हमारा तरीकेकार है हुकूमतें चलाने का, उसको रिव्यू करना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली पार्लियामेंट के सामने। इससे अलावा ये कि हमारे सामने एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है, ये है चैलेंज भी है। मैं अगर आपकी बात समझूं तो वो साथ लेकर चलना है। आपको लगता है कि ये कानून और आइन रुकावटें बन रहा है, ये बनाया जा रहा है, आइन मफलूज हो चुका है या हो रहा है? आपको क्या लगता है खान साहब? फिर मैं कायरा साहब के पास। देखिए, आइन को तो मफलूज कर दिया गया है। मुसलसल जो कुछ हो रहा है, जिस तरह कानून साजी हुई, जिस तरह से जो है इलेक्शन पोस्टपोन हुए गए, जिस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट्स को अपने वक्त से आगे ले जाया गया, उससे आइन का तो जो सेटअप है या जिसको हम डिस्पेंसेशन कहते हैं वो तो सारी ऊपर नीचे हो गई है। इस वक्त सही माने में कोई आइनी निज़ाम है नहीं मुल्क के अंदर। एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो किसी पीछे किसी के इशारों पे चल रहा है। उसके सामने किसी कसौटी की बुनियाद पर या आइन के दिए हुए तो इलेक्शन के बाद इस पे बात हो सकती होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद देखिए, अब रस्सा ही एक रह गया है कि इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा ये है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तीसरा ये है कि सब पार्टीज को आप इवन प्लेइंग फील्ड दें। मैं तो ये भी कहूँगा प्लेइंग फील्ड ही दे दें। एक पार्टी को तो प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रहा। तो ये अगर आप 2-3 चीज़ें करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि
ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आ सके जो कि सही माने में लोगों की नुमाइंदा हो। ठीक बात है। लेकिन अगर आप एक पार्टी जिसकी बड़ी फॉलोइंग है उसको मुकम्मल तौर पे बाहर कर देंगे तो फिर उसके बाद तो वो मुमकिन नहीं है फ्री एंड फेयर उसके लिए। कायरा साहब, योर टेक सर। अस्मा, पहली बात तो यह है कि आइन एक ऐसी दस्तावेज है, उसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो यह है ना कि आइन को हमने अमल दरामद किया और वो उसके अमल दरामद में कुछ रुकावटें आ गई जिनको दूर करने की जरूरत है, और एक यह है कि हमने आइन पे अमल ही नहीं किया अभी तक। हमने आइन को उसकी रूह के मुताबिक चलने नहीं दिया किसी भी इदारे में। तो फिर आइन का मसला नहीं है, पहले तो जैसा भी है इसको चलने दें, और अगर इसमें कोई खराबी होगी तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट तब्दील हो जाएगा, इसमें अमेंडमेंट्स आ जाएंगी। तो पहला इशू ये है, आप बहुत अच्छा इसमें सारी खामियां दूर कर लें। कल आज भी मसला इसके अमल ना होने का है, और कल इसमें और भी बहुत आला आप कवानीन डाल दीजिए, जो खामियां हैं दूर कर दीजिए, फिर भी अमल दरामद का मसला होगा। अब तीसरी सवाल ये है कि ये करेगा कौन? ये हम सारे कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए, फौज को बैठना चाहिए, अदलिया को बैठना चाहिए। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं।